हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन सर फ्रॉम वीणा क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इलास्टिसिटी और से रिलेटेड फंडामेंटल पॉइंट्स को क्लियर किया था और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन। जैसे कोई हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी पे स्ट्रेस आता है और फिर उसके करने के बाद जब हम थक जाते हैं, जैसे हमको फील होता है टायर्डनेस, तो उस समय बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो स्ट्रेन होता है। उस संदर्भ में हम लोग उसी टॉपिक को उस पे मेटालिक बॉडीज़ पर इम्प्लीमेंट करके आज उसको स्टडी करेंगे। साथ में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कौन कौन से एक्सप्लेनेशन के दौरान कौन से जोन हमें मिलते हैं, कौन से रीजन हमें मिलते हैं। वो प्लास्टिक रीजन होते हैं, इलास्टिक रीजन होते हैं या ब्रेकिंग पॉइंट्स होते हैं। उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो जरा सा भी समय न बिगाड़ते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले आज शुरू कर रहे हैं स्ट्रेन को। स्ट्रेन मैंने आपको बताया था कि जब कोई रिजिड बॉडी या कोई मेटल बॉडी जो होती है जिस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वो उसके डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण वो अपना ओरिजिनल शेप साइज़ को चेंज कर देती है। तो उसमें हम देखते हैं कि कई बार उसकी लेंथ बढ़ जाती है, कई बार उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, कई बार हम देखते हैं कि उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इस दौरान जो चेंजेस आते हैं वो स्ट्रेन कहलाते हैं। सो अब हम स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? एक्चुअली मैं आपसे कहूँ कि स्ट्रेन एक रेशो है, एक प्रकार का रेशो है और वो रेशो भी है सिमिलर क्वांटिटी का रेशो है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और इसको मैं पुल कर रहा हूँ, तो यदि दोनों एंड से मैं पुल करता हूँ तो इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा लेकिन विड्थ कम हो जाएगी। तो ये कहूँगा कि मैं इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है। या फिर मैं कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया और इस पे डिफॉर्मिंग फोर्सेस सभी डायरेक्शन से इस पर कॉन्सेंट्रेट किए तो इसका साइज डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ लेंथ इंक्रीज हो गई, यहाँ साइज डिक्रीज हो गया। तो इंक्रीज होना और डिक्रीज होना यही हमारी स्ट्रेन के अंतर्गत हमको पढ़ना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक वायर लेता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने एक मेटल वायर लिया और उसको मैंने किसी स्ट्रॉन्ग बेस पे हैंग किया है नॉर्मल विदाउट किसी फोर्स के, डिफॉर्मिंग फोर्स के, और उसी लेंथ के एक वायर को और लेकर मैं उस पर थोड़ा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर देता हूँ। तो डिफॉर्मिंग फोर्स उसकी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, मैं लेंथ की डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली कुछ देर के बाद उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो लेंथ यदि इंक्रीज कर गई है तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे स्ट्रेन आया है। मतलब बात इस एक्सप्लेन करने की ये है कि किसी भी ओरिजिनल शेप और साइज की बॉडी पर जो हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से उसकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल हो, चाहे वॉल्यूम के सेंस में हो, चाहे शेयरिंग सेंस में हो, उसके शेप साइज में हो, तो हम कह सकते हैं कि नई फिजिकल क्वांटिटी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, बनती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। यानी स्ट्रेन को मैं फिर कहूँ कि हम डिफाइन, कोई हमसे पूछे डेफिनेशन क्या है, तो स्ट्रेन की डेफिनेशन जो है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन जो होगा वो एक रेशो है चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन का। मतलब जो डायमेंशन है कोई एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। डायमेंशन में आपकी लेंथ भी हो सकती है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर वर्ड को लगाने से उस प्रकार की स्ट्रेन हमें मिल जाएगी। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्ट्रेन को चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। सो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है और दोनों मैंने जैसे आपसे कहा कि सिमिलर क्वांटिटी का रेशो है। सिमिलर क्वांटिटीज़ जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। मैं लेंथ यहाँ लेता हूँ तो यहाँ भी लेंथ होगा, यहाँ वॉल्यूम ले रहा हूँ तो यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा। इस प्रकार से मैं दो डेफिनेशन यहाँ पे सिंपल उसकी बता देता हूँ। हम इसको लिख के भी देख लेंगे कि द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन एंड ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। सेम टाइप हम इसको भी कह सकते हैं द रेशो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एंड ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज स्ट्रेन। अब मान लीजिए मैं यहाँ लेंथ वर्ड यूज़ करता हूँ तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या मैं वॉल्यूम यूज़ करता हूँ तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी ऊपर आ रही है वही इसके अपॉन में आ रही है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो ये एक प्रकार का सिंपल रेशो क्वांटिटी है और दोनों क्वांटिटी सेम है। ऑब्वियसली दोनों क्वांटिटी सेम होने के कारण इसका कोई डायमेंशन फार्मूला हमें मिल नहीं पाएगा। आगे हम इसको भी स्टडी कर लेंगे। सो डियर, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं इसको लिख के बताने वाला हूँ, द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन और कॉन्फ़िगरेशन एंड ओरिजिनल डायमेंशन और
configuration is called स्ट्रेन। सो स्ट्रेन का सिंपल डेफिनेशन, स्ट्रेन का मीन समझाना था, स्ट्रेन क्या है ये इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जिस क्वेश्चन का हमें पूरा स्टडी करना है उसका ये बेस है कि भाई हमको ये तो पता लग गया है कि एक्चुअली स्ट्रेन है क्या। वो एक प्रकार का रेशो है, उस रेशो में न्यूमरेटर में चेंज है और डिनोमिनेटर में ओरिजिनल उसका शेप एंड साइज है। तो इस प्रकार से स्ट्रेन की डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ देख ली। अब हम इसमें देखते हैं कि स्ट्रेन कितने टाइप्स का होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने स्ट्रेन की डेफिनेशन को देखा, अब हम स्ट्रेन के क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स है उसके अंतर्गत। तो पहले मैं क्लासिफिकेशन के तीनों टाइप्स आपको बताता हूँ, फिर हम इंडिविजुअली एक एक क्लासिफिकेशन का पॉइंट को लेके उसके डायग्राम एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसका फार्मूले की ओर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं तीन मैनर्स में, तीन टाइप्स में, तीन पॉइंट्स पे। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड जो होता है शेयरिंग स्ट्रेन, और तीसरा जो होता है वो वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। तो तीनों स्ट्रेन में हम देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। इन तीनों स्ट्रेन में हम देखेंगे कि सब में शेप साइज चेंज हो रहा है, कहीं वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कहीं पे उसका शेप चेंज हो रहा है, वॉल्यूम रिमेन सेम रहता है, और कहीं पे लेंथ चेंज हो रही। अब इंडिविजुअली हम इस चीज़ को विद डायग्राम देखेंगे तो ज़्यादा हमको और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको ले रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को। सो स्टूडेंट्स, स्ट्रेन के क्लासिफिकेशन में जो पहला पॉइंट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो इसको हम अब पूरा विद डायग्राम डिस्क्रिप्शन और पूरे डिटेल्स इसके लेके इसको समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में देखिए, मैं आपको समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस है और मैंने एक मेटल की स्ट्रिप, पत्ती या कोई वायर ले लिया है और इसकी लेंथ, इनिशियल लेंथ मेरे पास L है। स्मॉल l ले सकते हैं, कैपिटल L ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये अभी अपने फोर्स के कारण, अपने वेट के कारण इस पर हैंग हो रही है। तो अपने वेट के कारण भी इस पर एक फोर्स लग रहा होगा जिससे उसकी लेंथ में इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन वो बहुत ही माइनर होगा। अब यदि मैं इसी वायर के ऊपर या इसी प्लेट के ऊपर मैं एक डिफॉर्मिंग फोर्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगाता हूँ, ये मैंने फोर्स लगाया इस पर, देखिए आप ध्यान से। अब ये फोर्स जो होगा ये मास इनटू ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए इस पर नीचे की ओर एक खिंचाव पैदा करेगा, एक इसे खींचने की कोशिश करेगा। जब ये खींचने की कोशिश करेगा तो सेम टाइम जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया तब उसमें चेंज नहीं होता, ये बहुत धीरे धीरे होता है। और बहुत धीरे धीरे होना इसलिए होता है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में धीरे धीरे अपने आप को छोड़ते हैं और उसकी लेंथ में इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसकी लेंथ ये बढ़ रही है, ये लेंथ बढ़ गई, देखिए आप ध्यान से। इसकी ओरिजिनल जो लेंथ थी वो L थी, और ये देखिए आप इसकी लेंथ में इतना चेंज हो गया है यहाँ पे जब मैंने फोर्स इस पर अप्लाई किया है तो। सो वो हो गया है डेल्टा L। इसको चेंज बिल्कुल थोड़ा होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, उसकी लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग वो काफ़ी छोटा होता है, इसलिए उसमें डेल्टा लगा के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये डेल्टा L उसमें चेंज हुआ है। कुछ देर के बाद ये चेंज रुक जाएगा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स का एक खास मैग्नीट्यूड है। उसका मैग्नीट्यूड जितना होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ में या उसके वॉल्यूम में चेंज होता है। सो यहाँ हमने देखा कि डेल्टा L चेंज हुआ। अभी हमने स्ट्रेन की डेफिनेशन देखी थी कि स्ट्रेन की डेफिनेशन थी कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ चेंज इन लेंथ हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डायमेंशन वर्ड की जगह लेंथ आ गया, क्योंकि हम फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलेगा हमें। तो सिंपल सी आंसर बन जाता है द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इलास्टिसिटी लिमिट। ये इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर होना चाहिए, इलास्टिसिटी लिमिट के बाहर हो गया यदि तो ये तो प्लास्टिक बॉडी बन जाएगा। हमें इलास्टिक बॉडी में ही सब चेंज देखना है, तो प्लास्टिक बॉडी बनने के पहले जो फोर्स हो रहा है वो फोर्स इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर ही होगा। तो मैं अंडर इलास्टिसिटी लिमिट पहले आपको प्रेफर करूंगा इस वर्ड को यूज़ करना कि अंडर इलास्टिसिटी लिमिट द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ ऑफ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्सेस
इज नोन एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे मेरे को जो चेंज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, डेल्टा एल मिल रहा है, चेंज इन लेंथ यहाँ से, और ओरिजिनल लेंथ हमारी एल है। तो ये इसका फार्मूला बन जाता है। हम इसकी डेफिनेशन यदि लिखना चाहें तो इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पूरी लिख दी है। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाइड इन डायरेक्शन ऑफ लेंथ, सो अंडर इलास्टिसिटी लिमिट, जस्ट मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये सब जितनी भी स्ट्रेन हम पढ़ेंगे वो अंडर इलास्टिसिटी लिमिट ही होना चाहिए। सो अंडर इलास्टिसिटी लिमिट द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये इसका सिंपल सा फार्मूला होगा। सो आई थिंक स्टूडेंट से आपको क्लियर होगा। अब हम सेकंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा हमने, उसी हिसाब से हम सेकंड जो स्ट्रेन है उसको स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट स्ट्रेन का जो सेकंड टाइप है, हमारा जो सेकंड प्रकार है इसका, वो है शेयरिंग स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेन में हम क्या करने वाले, मैं उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक हमारे पास रिजिड बॉडी या एक मेटल बॉडी है जो क्यूबिक शेप में है, ऐसा मान लें आप लोग, और क्यूबिक शेप में इस बॉडी पे हम कोई लॉन्जिट्यूडनल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगा रहे हैं। हम इसमें क्या करते हैं, ऐसा इमेजिन करें आप कि मैंने नीचे से क्लैम्प से इसको कस दिया है, इस बॉडी को नीचे से मैंने पकड़ लिया है, ऐसा कस के किसी मैकेनिकल एपरेटस से इसको पकड़ लिया है ताकि ये नीचे से हिले नहीं, इसको टाइट कर दिया गया है। और फिर मैंने इस पर फोर्स लगाया टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सरफेस की ओर लगाया, इसके सरफेस पे फोर्स लगाया, सरफेस पे फोर्स लगाया तो सरफेस पे फोर्स इस तरह से लगेगा, लॉन्जिट्यूडनल में ऊपर से ऐसा नीचे लगता है। अब मैं यहाँ सरफेस पे फोर्स लगा रहा हूँ, सो सरफेस फोर्स इस तरीके से लगेगा ताकि वो उसको खींच रहा है, ऐसा पुल कर रहा है। सो इसको हम कहेंगे टेंजेंशियल फोर्स। मैंने इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया। अब आप इमेजिन करें कि जैसे ऑब्जेक्ट ऐसा था और मैं उस पर सरफेस पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा ऐसा आगे बढ़ जाएगा क्योंकि नीचे तो मैंने टाइट कर दिया है, नीचे की सरफेस तो हिलने से रही, अब वो ऊपर की सरफेस हिलेगी ताकि वो उसके साइज को चेंज कर सके। देखिए मैं इसको यहाँ पे इस डायग्राम में बना के बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए वो यहाँ तक बढ़ गई और यहाँ से इस तरह से आगे आ गई, तो आप देख रहे हैं। अब आप इसको ध्यान से देखें, और जो मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया उसको आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो क्यूब था वो थोड़ा सा उस ओर लीन हो गया है, झुक गया है, क्योंकि मेरा फोर्स जो है टेंजेंशियल फोर्स है, उसमें नीचे का तो उसका शेप साइज वैसा ही रहा, लेकिन ऊपर का फेस जो है थोड़ा सा लीन कर गया और वो एक पर्टिकुलर ओरिजिनल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे लीन कर गया। देखें आप ध्यान से, यहाँ पे हम उसको थीटा मान रहे हैं। सो टेंजेंशियल फोर्स के कारण क्या हुआ, वॉल्यूम जो था वो तो सेम रहा, लेकिन शेप जो था वो चेंज हो गया। तो इससे हमारी डेफिनेशन बन जाएगी, व्हेन वी अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट, सो इट्स वॉल्यूम रिमेन्स सेम बट इट्स शेप और साइज गेट्स चेंज, so the strain produced in it is known as shearing strain. So shearing strain किस बात पे डिपेंड कर रही है, वो फोर्स पे कर रही है, और दूसरी बात उसके शेप पे कर रही है। चेंज हो रहा है शेप, लेकिन वॉल्यूम रहता है सेम, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो ये अलग स्ट्रेन हो जाएगी। वॉल्यूम तो सेम रहना चाहिए, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा तो वो शेयरिंग स्ट्रेन कहलाती है। तो हम इसको लिख के भी देख लें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। When deforming force is applied on the surface of a body, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को, जिसको हम टेंजेंशियल फोर्स कह रहे हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी, ड्यू टू दिस टेंजेंशियल फोर्स इफ द शेप ऑफ बॉडी चेंज, बॉडी का शेप चेंज हो गया बट इट्स वॉल्यूम रिमेन सेम, इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन, और नेचुरली इट्स रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, बहुत छोटा सा एक चेंज दिखता है हमको इसमें। तो जब हम वैल्यू थीटा की छोटी लेते हैं तो वो इक्वल टू हम टेन थीटा मान सकते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उसमें ऐड होता है टेन थीटा, तो इसको हम टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ डियर में, कि जो थीटा की वैल्यू होती है जनरल हम डिग्री में देखते हैं, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बनाते हैं तो उसमें थीटा की वैल्यूज 30, 45, 60, 90 इस तरह से मिलती है, वो डिग्री में टेबल है। लेकिन जब हमें शेयरिंग स्ट्रेन को डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है, तो थीटा की वैल्यू हमें डिग्री में नहीं लेना है, उसे हमें रेडियन में लेना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि आप जब न्यूमेरिकल भी करेंगे तो रेडियन में इसको लेंगे।
थीटा इज इन रेडियन। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने शेयरिंग स्ट्रेन में जो थीटा देखा था, जिसको हमने बताया था कि थीटा इज जस्ट इक्वल टू, नॉट कंप्लीटली इक्वल टू, इट्स नियर अबाउट इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ आप देख रहे हैं टेन थीटा, और टेन थीटा एक प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है और वो राइट एंगल पर हमको मिल सकता है। और हम इस डायग्राम को यदि स्कीनली देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ABC एक राइट ट्रायंगल है। मैं आपको यहाँ बना के भी बता सकता हूँ, यहाँ पे जैसे AB और ये C जो है वो स्ट्रेट यहाँ आ रहा है और ये आपका इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे देखिए A पे राइट एंगल ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से। और ये जो है इसकी लेंथ है, यानी इस क्यूब की एक साइड है, और इसमें चेंज मान लें हम थोड़ा सा हुआ है शेप साइज में, जो टेंजेंशियल फोर्स के कारण हुआ है, वो डेल्टा एक्स है। तो टेन थीटा हमने कहा कि टेन थीटा की वैल्यू निकालना है। एज वी नो दैट टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B। सो टेन थीटा P परपेंडिकुलर हमारे पास डेल्टा एक्स है और बेस जो है हमारा L है। इस प्रकार से टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाए कि प्रूव दैट शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन L, तो भी आप उस डेफिनेशन के साथ साथ ये छोटा सा एक्सप्रेशन देके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो अब इसको आप पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और हमारी जो अगली स्ट्रेन है वो है वॉल्यूम स्ट्रेन। सो स्टूडेंट्स, हम जो नया स्ट्रेन देखने वाले हैं वो है वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन में निश्चित रूप से अब आपने वर्ड से कंफर्म कर लिया होगा कि जो लॉन्गिट्यूडिनल था तो लेंथ जो है चेंज हुई थी, थोड़ी सी लेंथ में चेंज हुआ था, इंक्रीज हुई थी या डिक्रीज हुई थी, जो भी हो। और यहाँ हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी या तो चेंज होगा या डिक्रीज होगा, जिसको कह सकते हैं इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो वो हम इसको देख लेते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं फिर एक बार एक क्यूब को यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ कि हम हमारे पास एक बॉडी है जो क्यूबिक फॉर्म में है, और आप देखें कि इस पर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो डिफॉर्मिंग फोर्स हर डायरेक्शन से इस पर अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए। तो मैं भी कि मैं इसको इस तरह से कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं कॉम्प्रेस करता हूँ तो ये क्यूब आई थिंक बहुत छोटा हो जाएगा। यदि सब डायरेक्शन से इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में लग रहे होंगे तो वो अपने शेप और साइज़ को छोटा कर लेगा। लेकिन यदि आप देखते हैं कि उसी क्यूब को मैं फिर से लेकर यदि उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल डायरेक्शन में बाहर की ओर से खींचते हुए बनाता हूँ, ये देखिए आप, तो ऑब्वियसली इसका ओरिजिनल वॉल्यूम पहले से बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ वॉल्यूम ओरिजिनल V था, यहाँ पे उसके अंदर चेंज आ गया, थोड़ा सा कम हो गया तो वह निगेटिव हो गया, उसमें चेंज आया, हम मान लो माइनस डेल्टा V उसमें चेंज हुआ। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हम उसके ऊपर इस तरीके से डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि वो उसको सब तरफ से पुल कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ जो होगी और बड़ी हो जाएगी। जैसे कि एक गुब्बारे के अंदर हम जब हवा भरने लगते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे उसमें हम एयर भरते चले जाते हैं उसका वॉल्यूम चेंज होता जाता है। तो देखते हैं हर स्टेज में उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, बस वैसे इसका वॉल्यूम बढ़ गया। देखिए यहाँ तो डेल्टा V चेंज हुआ होगा तो वो पॉजिटिव हुआ होगा, यहाँ निगेटिव चेंज हुआ क्योंकि ये कॉम्प्रेस हुआ और वो थोड़ा सा बढ़ गया, उसमें इंक्रीज हुआ है। सो यहाँ पे जो स्ट्रेन आ रही है, फिर हम स्ट्रेन की डेफिनेशन को अपने दिमाग पे ले आए कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। सो यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सो सिंपल से हम कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। The ratio of change in volume and original volume is known as volume strain. Volume strain दो प्रकार से दिख रहा है। मैं बता दूं इस चीज़ को कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हर डायरेक्शन से डिफॉर्मिंग फोर्स अंदर की ओर, सेंटर डायरेक्शन की ओर लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो वहाँ पर चेंज निगेटिव आएगा। सो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेन बनेगी वो बनेगी माइनस डेल V अपॉन V, क्योंकि ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा V है और चेंज हुआ माइनस डेल्टा V। लेकिन यदि हम उसको सभी डायरेक्शन से पुल कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेन होगी वो होगी डेल्टा V अपॉन V। इस प्रकार से हम यहाँ दोनों प्रकार से देख सकते हैं। तो इसको हम लिख के भी देख लें तो और ज़्यादा इसको हमको क्लियर हो जाता है कि when deforming forces change the volume of a body, जब डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज करते हैं, सो अंडर इलास्टिक लिमिट, यहाँ भी वही बात आती कि इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं जाना है, ये इलास्टिक लिमिट के अंदर मिलती है स्ट्रेन हमें। सो अंडर इलास्टिसिटी लिमिट द रेशो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। ये वॉल्यूम स्ट्रेन हमें यहाँ पर हमें डेफिनेशन के रूप में मिल जाती है। इस प्रकार से आपको समझ में भी आ गया। ये तीनों जो फॉर्म थे इसके स्ट्रेन के तीनों फॉर्म थे, लॉन्गिट्यूडनल,
शेयरिंग एंड वॉल्यूम। अब मैं एक छोटी सी बात और आपके साथ डिस्कस कर लूँ। कई बार टीचर्स कुछ ऐसी नई चीज़ें बताते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन देखी थी हमने, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में जैसे मान लीजिए मैंने एक जो एग्जांपल लिया था आपको इस वीडियो में बताया कि उसमें मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स उसकी लेंथ के डायरेक्शन में नीचे की ओर लगाया था, तो उसकी लेंथ इंक्रीज हुई थी। हो सकता है कि हम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो वो कॉम्प्रेस होगी, तो जब वो इंक्रीज होती है तो वो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होती है, हमारी स्ट्रेन होती है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होती है वो टेंसाइल स्ट्रेन कहलाती है। और जब हम उसको कॉम्प्रेस करते हैं तो उसका साइज छोटा होता है, तो वो हमारी कॉम्प्रेशन स्ट्रेन कहलाती है। तो ये बात भी कभी कभी पढ़ाई जाती है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप ये तीनों प्रकार की वॉल्यूम स्ट्रेन को एक बार रिवाइज करके लिख लेते हैं तो कॉन्फिडेंटली अच्छा कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेने वाले हैं वो है स्ट्रेस। अभी हमने स्ट्रेन को पढ़ा है, ऐसे स्ट्रेस के भी यही 3 काइंड होते हैं, उनको मैं एक वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप उसको बेहतर से समझ जाएं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको सिंपली अपनी डेली लाइफ से कनेक्टेड होकर बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास जो भी व्हीकल होगा उसमें एक शॉकअप होता है, तो शॉकअप पे आप देखते हैं कि उसका स्प्रिंग होता है, और जैसे आप उस शॉकअप को देखते हैं कि जब कोई वेट उस पर गाड़ी पर व्हीकल पर वेट होता है तो शॉकअप थोड़ा सा नीचे की ओर दब जाता है। दबने के बाद जैसे वो वेट उसमें से हटा जाता है तो शॉकअप अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। मतलब देखा जाए तो वो जो स्प्रिंग है वो एक आपके द्वारा लगाए गए फोर्स या वेट का अपोज कर रही है, और आप जैसे उस वेट को या फोर्स को हटाते हैं तो स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाती है। जो इनिशियल पोजीशन आ रही है वही स्ट्रेस है, तो वही हमको यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो देखिए स्ट्रेस क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और ऑब्जेक्ट पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट अपना शेप साइज चेंज करना शुरू कर देगा। ये उसने थोड़ा सा अपना चेंज किया, हमने और ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर लगाने की कोशिश की तो ऑब्जेक्ट और ज़्यादा इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स लगा हुआ है तो शेप और साइज उसका चेंज ही दिखेगा हमको। लेकिन हम देखते हैं कि हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज एब्सेंट तो क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स एब्सेंट हुआ तो ऑब्जेक्ट अपनी ओर से एक जो फोर्स लगाता है जो मॉलिक्यूल की ओर से लगता है, जिसको हमने पढ़ लिया है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। वो रिस्टोरिंग फोर्स उस ऑब्जेक्ट को अपनी इनिशियल शेप और साइज में लाने की, या ओरिजिनल शेप और साइज में या इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, हम इस बात को क्या हमने देखा अभी कि व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट और बॉडी, सो द शेप एंड साइज ऑफ दैट बॉडी स्टार्ट टू चेंज एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, सो दैट शेप एंड साइज आल्सो डिफॉर्म एंड दिस बॉडी इज नोन एज डिफॉर्म्ड बॉडी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि when deforming forces are absent, so body itself apply force against the direction of deforming forces which is known as restoring force। अभी restoring force जो होता है ये इसको initial position में लाने की कोशिश कर रहा है, और यही restoring force कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस में चेंज होने वाला है। अब हम देखते हैं कि ये restoring force कैसे स्ट्रेस में चेंज होने वाला है। अब हम बात करें इसके सरफेस की। ये मैं सरफेस का ऊपर का पार्ट ले रहा हूँ, ये इस तरीके से देखिए, इस सरफेस पर मैं एक यूनिट एरिया लेता हूँ, यूनिट स्क्वायर एरिया। यूनिट स्क्वायर एरिया जिसकी सारी साइड्स 1 हो, वो यूनिट स्क्वायर एरिया, उस पर जितना डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स होगा, उस रिस्टोरिंग फोर्स को ही हम स्ट्रेस कहेंगे। यानी स्ट्रेस एक प्रकार का रिस्टोरिंग फोर्स ही था, लेकिन उस सरफेस के यूनिट स्क्वायर एरिया पर इसकी वैल्यू को हम स्ट्रेस बोलते हैं। सो एक सिंपल सी डेफिनेशन हम यहाँ बोल लें, फिर लिख के भी देख लेंगे। सो देख रहे हैं कि when deforming force is applied on object, so this deforming force change its shape and size. If deforming force is absent, so restoring force try to get its original position, shape and size. So at the surface, at unit square area, especially is that at surface, at unit square area, the working restoring force is called stress. So stress is रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट एरिया है इसलिए यूनिट की वैल्यू 1 हो जाती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स ही होगा स्ट्रेस। सो स्ट्रेस का जो फार्मूला यहाँ बन सकता है, द रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया।
सो हम कह सकते हैं द रेशो ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स एट यूनिट स्क्वायर एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अब यहाँ पे हम इस डेफिनेशन को लिखना चाहें, सो द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन सरफेस एट यूनिट स्क्वायर एरिया, यूनिट स्क्वायर एरिया पर काम करने वाला रिस्टोरिंग फोर्स एट डिफॉर्म बॉडी, इट्स क्लियर कि डिफॉर्म कहा गया है, पहले उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा होगा। सो एट डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज ऑल्सो आर रिस्टोर फोर्स अपॉन एरिया, मतलब रेशो ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स एट यूनिट स्क्वायर एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। सो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके जो यूनिट्स क्या होंगे, इसके डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो सिंपल से मैं एक छोटी सी स्पेस में इसको बताता हूँ आपको कि देख फोर्स की हमारी यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ स्ट्रेस, इसकी यूनिट जो होगी वो ये होगी। और इसका डायमेंशन फार्मूला यदि हम बनाना चाहें तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mLT-2 अपॉन मीटर स्क्वायर सेल स्क्वायर, ये पावर ऊपर जाती है तो m1L-1T-2, ये इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। सो ये हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि किस तरह से स्ट्रेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, एग्जाम में छोटा पॉइंट है। अब हमारे लिए अगला जो पॉइंट होगा कि जैसे हमने स्ट्रेन में पढ़ा था कि स्ट्रेन भी क्लासिफाई की थी 3 पार्ट्स में, उसी प्रकार स्ट्रेस भी क्लासिफाई किया जाएगा 3 पार्ट्स में। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने स्ट्रेस को डिफाइन किया, अब हम इसके क्लासिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। क्लासिफिकेशन में वही आपके 3 टाइप्स होंगे जो हमने स्ट्रेन में पढ़े थे, जैसे लॉन्गिट्यूडनल होगा, शेयरिंग भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। तो अब लॉन्गिट्यूडनल के आप बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं कि लेंथ के डायरेक्शन में फोर्स है, शेयरिंग में आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि एक टेंजेंशियल फोर्स है, और वॉल्यूम में आप पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार से फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जा रहा है कि वॉल्यूम उसमें अफेक्ट कर रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो चलिए हम उसको स्ट्रेस के क्लासिफिकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्ट्रेस को 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। लॉन्गिट्यूडनल है तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस में फोर्स जो डिफॉर्मिंग फोर्स होंगे लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में लगेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस में टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेंगे, और यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेस में जिस हिसाब से वॉल्यूम चेंज होता है उन सब ऑल डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होगा। सो स्टूडेंट्स, हम इस क्लासिफिकेशन का पहला पॉइंट अब ले रहे हैं, वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के पहले अपने ब्रेन में कंसेप्ट बना लें कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे आया था, तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बना के बताया था कि एक वायर लिया था मैंने और उसको हैंग किया था एक स्ट्रॉन्ग बेस पे, तो मैंने ये बात भी कही थी कि वो अपने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, तो अपने वेट के कारण भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफॉर्म होता है। लेकिन यदि हम उस पर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से ऑब्वियसली उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ये हमने अभी देख लिया था। लेकिन यहाँ अभी डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाई किए हुए हैं, यदि ये डिफॉर्मिंग फोर्स मैं रिमूव करता हूँ तो इसके अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। सो सिंपल सी बात है, व्हेन वी अप्लाई deforming forces on object in longitudinal direction, so its length either increase or stretched. But when we remove these deforming forces from body, so body itself produce a stress which is known as longitudinal stress. तो यहाँ पे बात ये आती है कि फोर्स लगा हुआ है तब नहीं, अंडर इलास्टिक लिमिट जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया जाएगा तो बॉडी अपने इनिशियल शेप को लाने के लिए खुद ट्राई करेगी। उस दौरान उसमें जो शेप, उसके शेप साइज को ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए अपने अंदर से जो रिस्टोरिंग फोर्स सरफेस एरिया पर अप्लाई करेगी वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाता है। सो यहाँ पे अपने को ये ध्यान देना है। सिर्फ डेफिनेशन है, इसमें कोई मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है नहीं, इसलिए थोड़ा सा डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि व्हेन डिफॉर्मिंग ये पूरी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ लिख के बताई है और आप इसको एक बार हम पढ़ के इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाइड ऑन वायर और बॉडी इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, सो इट स्टार्ट टू चेंज इट्स लेंथ सिंपली। अब वो लेंथ है लेकिन अंडर इलास्टिक लिमिट,
वो डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट जो है, यदि हम उसके ऊपर लगाए हुए डिफॉर्मिंग फोर्स को एब्सेंट कर देते हैं, तो एब्सेंट कर देने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप, साइज या लेंथ को गेन करने की फिर से ट्राई करती है। तो जिस फोर्स के, जिस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण वो ट्राई कर रही है, वो रिस्टोरिंग फोर्स ही हमारा जो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहलाता है। अब ये दो प्रकार का हो जाएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। देखो दोनों कौन से होंगे, एक तो होगा टेंसाइल और एक होता है कॉम्प्रेशन। मैंने अभी आपसे एक बात कही कि जब हम फोर्स लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जैसे ये मैंने लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में यहाँ लगाया है, तो यहाँ लेंथ इंक्रीज होगी, डेफिनेटली इंक्रीज होगी, तो इस समय जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। लेकिन यदि मैं फोर्स की डायरेक्शन चेंज करके अपोजिट कर दूँ, डिफॉर्मिंग फोर्सेस लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में रहे लेकिन डाउनवर्ड की बजाय अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दूँ, तो वो कॉम्प्रेस होने लगेगा। तो कॉम्प्रेस होने में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो होगा कॉम्प्रेशन स्ट्रेस। इस प्रकार से डियर ये दोनों प्रकार से आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बाद अब हम जो दूसरा स्ट्रेस है वो है शेयरिंग स्ट्रेस, उसे पढ़ रहे हैं। शेयरिंग स्ट्रेस जैसी कंसेप्ट के साथ आएगा। देखिए आप यहाँ से फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करता हूँ। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी इस वीडियो में कि टेंजेंशियल फोर्स जो होते हैं सरफेस की डायरेक्शन में लगने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं। यहाँ पे इसमें देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर इसमें हमने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, तो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने से उस बॉडी का साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, लेकिन उसका वॉल्यूम सेम रहता है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, तो शेयरिंग वर्ड यूज़ हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका हमने शेप चेंज कर दिया है, यहाँ से इसको क्लैंप पे कसा हुआ है और टेंजेंशियल फोर्स पे अप्लाई किया हुआ है, चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो इस दौरान इसका शेप साइज चेंज हुआ, तो इस कंडीशन में अंडर इलास्टिक लिमिट इफ डिफॉर्मिंग फोर्स, और डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा है हमारा, टेंजेंशियल फोर्स है हमारा, ये जो लगा रहे हैं हम लोग। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, वो हमने हटा दिया, सो बॉडी इटसेल्फ ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, तो उस दौरान उसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा अंडर इलास्टिक लिमिट इफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, सो it try to regain original shape or size. So stress produced in this condition, the stress produced in body, इस कंडीशन में कब, जब वो एब्सेंट हो गया है, रिमूव हो गया है वहाँ से, तो स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बॉडी इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेस, उसका नाम शेयरिंग स्ट्रेस होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि शेयरिंग स्ट्रेन जब हुई थी उसके अगेंस्ट जो डिफॉर्मिंग रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो हमारा शेयरिंग स्ट्रेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपल सा हो जाता है। मैंने आपको लिख भी दिया, एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि व्हेन वी अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स ऑन अ बॉडी, सो इट्स शेप एंड साइज चेंज बट वॉल्यूम रिमेन सेम। अंडर इलास्टिक लिमिट इफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर, जिसको टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, उससे हटा दिया, सो द इट ट्राई टू रीगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज। सो बाय द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स, वो ट्राई कर रही है ओरिजिनल शेप साइज में, तो जो अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, दिस स्ट्रेस ऑफ बॉडी इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेस। सो अगला है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेस। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे जो स्ट्रेस है इसका फाइनल पार्ट है वॉल्यूम स्ट्रेस। इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसका वॉल्यूम v है और उस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं अंडर इलास्टिक लिमिट, तो नेचुरली उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो गया उसका, क्योंकि हम उस पर इस तरह से कंप्रेस कर रहे हैं उसे, या फिर हम इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए फोर्सेस अंदर से लगा रहे हैं। इंटरनल डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। यहाँ हम वॉल्यूम घटा रहे हैं, जो डायरेक्शन में दिख रहा है हमको, तो यहाँ वॉल्यूम में चेंज आया डेल्टा वी, तो यहाँ वॉल्यूम में चेंज हो गया, डेल्टा वी कम हो गया, उसमें जो ओरिजिनल है उससे थोड़ा सा कम हो गया। सो एज वी अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट एंड ड्यू टू एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज, सो द
स्ट्रेस प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेस। जब उसके वॉल्यूम में चेंज होता है तो उसकी बॉडी जो होती है फिर से अपने ओरिजिनल वॉल्यूम को रिगेन करने का ट्राई करती है। तो रिगेन करने के ट्राई में जो अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। सो डेफिनेशन लिखें। सो द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड The deforming forces are applied to the body as a result of volume of body change, and in absence of deforming forces it regained its original volume. So under elastic limit the stress produced in the body is known as volume stress. So students, very simple, these are definition points. So आपको ये सब समझ में आ गए होंगे आई थिंक। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और बच जाता है जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आता है और टीचर की पसंदीदा क्वेश्चनों में से एक होता है, वो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। सो हम अब आगे उसी पॉइंट को लेने वाले हैं और हमको ग्राफिकली उसको पूरा एनालाइज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, वो है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें इस रीजन में यानी इस ग्राफ में कहाँ पे कौन से रीजन होते हैं, कहाँ से कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो पॉइंट्स और रीजन को समझाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टीचरों की पसंदीदा क्वेश्चन होता है इसलिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग दो एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर्टिकुलरली, और एक्स एक्सिस पे हम स्ट्रेन को ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेस को ले लेते हैं। जब हम इसमें इन दोनों के बीच में एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। वो स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली 45 के एंगल पे नहीं मिलती, कहीं ना कहीं 45 से कम एंगल जो वाई एक्सिस के साथ बनता है उसके साथ मिलती है। तो मैं यहाँ उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलती है हमको थोड़ी सी। ये देखिए आपकी यहाँ एग्जैक्ट 45 नहीं है, ये लेस देन 45 है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन मिलती है और यहाँ हमें एक पॉइंट मिलता है, बाद में हमें कर्व एक शुरुआत होती है तो हमें कर्व मिलता जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एलिमेंट्री कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट के ऊपर हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाते हैं तो उस कंडीशन में वो ओ से ए तक जो अपना इफेक्ट बता रहा है वो ये बता रहा है कि ओ से ए तक चलने में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनेट है। देखिए तभी तो स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमको। तो यहाँ हम देखते हैं कि द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये प्रोपोर्शनल है, जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना स्ट्रेन भी उसमें डेवलप हो रहा है, स्ट्रेन जितना बढ़ रहा है उतना स्ट्रेस अंदर से डेवलप हो रहा है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हमको इस पॉइंट पर हमें ये कन्फर्म होता है कि स्ट्रेस जो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनेट होता है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे इसको हुक्स लॉ भी कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का हुक्स लॉ का हमको ग्राफिंग मिल रहा है यहाँ पे। सो मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं और कैसे आप इसको लिखेंगे वो मैं आपको बता दूं कि व्हेन वी टेक स्ट्रेन एट एक्स एक्सिस एंड टेक स्ट्रेस एट वाई एक्सिस, स्ट्रेन को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे लेंगे, एंड व्हेन वी ड्रा द ग्राफ सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एज ओ ए। दिस लाइन shows that stress is proportional to strain which is known as Hooke's law. So simply हम लोग Hooke's law पे यहाँ पर बता पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल रहा है ए। सो ये जो स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है वो ये शो कर रही है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के जो हुक्स लॉ को प्रूव करती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन की जो शुरुआत है ओरिजिन से हो रही है, ओ से हो रही है और एंड हो रहा है ए पर। सो ये जो ए पॉइंट है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया और इस ए पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ऑफ बॉडी या मेटल जो भी आपका है इसमें। तो ये हमने एक पहला पॉइंट यहाँ पे इसमें पिकअप किया। सो सिंपल सा डियर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है। यदि आप इसको एक बार पॉज करके फिर रिवाइंड करके देख लेंगे तो सारी बातें एक बार आप लिख के देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो ये पहला पॉइंट हमें मिला। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक कर्व हमको इस तरह से मिलता है ए बी। ए से बी तक कब मिला होगा? जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्सेस और बढ़ाया। तो हमारा सेकंड पॉइंट स्टार्ट कैसे होता है? इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ और द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस सो ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू डिफॉर्म एंड दिस इज शोन इन ग्राफ ए बी। यहाँ ए और बी के बीच में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में जो ग्राफ मिल रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो अंडर इलास्टिक लिमिट है,
लेकिन इस कंडीशन में स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनेट नहीं है। यानी हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर जो था, अब मैं सेकंड पॉइंट को यदि देखूँ और मैं कहूँ कि इफ़ वी इंक्रीज द डिफॉर्मिंग फोर्सेस, सो डिफॉर्मिंग फोर्सेस ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स लेंथ और समथिंग, तो वो हमें ए बी के फॉर्म में मिल रहा है अंडर इलास्टिक लिमिट। सो ए और बी के फॉर्म में वो बात तो है कि यदि मैं ऑब्जेक्ट पे से डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटा लेता हूँ तो ऑब्जेक्ट जो है फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा और वो किस ग्राफ को फॉलो करेगा, वो इनवर्स डायरेक्शन में बी ए ओ पाथ पे चलते हुए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि वो अंडर इलास्टिक लिमिट है। तो इस कंडीशन में जो ए बी कर्व मिल रहा है मेरे को, ये मेरा इलास्टिक जोन हो जाएगा। तो ए बी इज ए इलास्टिक जोन हो जाएगा यहाँ पे। ये इलास्टिक रीजन भी कह सकते हैं, इलास्टिक जोन या इलास्टिक रीजन। तो यहाँ पे ए बी और जो बी हमारे पास है वो यहाँ पर हमारा वो लास्ट पॉइंट हो जाएगा जब तक हमारी ऑब्जेक्ट इलास्टिसिटी को फॉलो कर रही है। यदि हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटा देते हैं, तो मैंने अभी बताया फिर से कि डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटा देते हैं तो ऑब्जेक्ट फिर से बी ए ओ डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अपनी इनिशियल पोजीशन को गेन कर लेगी, क्योंकि वो अभी अंडर इलास्टिक लिमिट है। लेकिन यदि हम और ज़्यादा इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ज़रा सोचिए आपकी और ज़्यादा हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाने पर वो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे पॉइंट सी पर पहुंच जाती है, उसकी लेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, उसका जो कहना चाहिए जो स्ट्रेन आ रहा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और वो एक सी पॉइंट तक आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में से इलास्टिसिटी कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी है और वो इस प्लास्टिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये हमारा जो बी से सी तक का रीजन होगा वो प्लास्टिक रीजन कहलाएगा या प्लास्टिक जोन कहलाएगा, और इस सी पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहेंगे। और इस यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो यील्ड स्ट्रेस कहलाएगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट भी देख रहे हैं, उसका जोन भी देख रहे हैं, उसमें प्रोड्यूस स्ट्रेस भी देख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ा दी गई हैं, तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लें सेकंड पॉइंट को स्पेशली, तो आप इसको अच्छे से और समझ पाएंगे। मैं एक बार फिर सेकंड पॉइंट पे आता हूँ कि ओए हमारा जो यहाँ तो पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। आई थिंक आपको पहला क्लियर नहीं हुआ तो उसे एक बार रिवर्स पे जाके रिवाइंड करके फिर एक बार देखें। और सेकंड जो पॉइंट है मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हेन वी इंक्रीज द डिफॉर्मिंग फोर्सेस इन ऑब्जेक्ट, सो दैट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस स्ट्रेन वेरी स्पीडली बट अंडर इलास्टिक लिमिट। उतना ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे जो अंडर इलास्टिक लिमिट होगा। सो अंडर इलास्टिक लिमिट वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, तो ऑब्जेक्ट अगेन प्रोड्यूस मोर स्ट्रेन एज ए बी बट it not loses its elastic property. So here the AB is elastic zone and the B is the last point where it is having elasticity. लेकिन अब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देता हूँ। If I am removing deforming forces, so object will follow BAO path and again regain shape and size. So ये बात हमको जरूर बताना है। अब हम पॉइंट थर्ड पे आते हैं कि as we increasing more deforming forces or as we increase the magnitude of deforming forces, so object very recently change shape and size and loses elasticity property. यहाँ पर उसकी elasticity property का end हो जाता है C पॉइंट पे आके। तो C पॉइंट पे आने के बाद हम देखते हैं कि B पॉइंट पे भी स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनेट नहीं थे, C पे तो बिल्कुल ही नहीं होना है। तो C पे वो पॉइंट इलास्टिसिटी एंड हो जाती है और वो B से C के बीच में प्लास्टिक रीजन हमें मिल जाता है। यहाँ पे उस रीजन का नाम प्लास्टिक रीजन होता है और C पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। यदि मैं इसको यहाँ पर मिलाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि O के पास O डैश है, यहाँ पर स्ट्रेस तो जीरो हो जाता है एट O डैश। स्ट्रेस इज जीरो बट स्ट्रेन इज नॉट जीरो बट ओ डैश। वो स्ट्रेन बढ़ रही है लेकिन स्ट्रेस खत्म हो गया। सो सी इज द पॉइंट वेयर स्ट्रेस इज गेटिंग जीरो बट स्ट्रेन इज ओ डैश। सो सी इज यील्ड पॉइंट। अब हम फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। यदि हम और डिफॉर्मिंग फोर्सेस की वैल्यू बना देते हैं तो ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से
प्लास्टिक रीजन में बढ़ने लगता है और डी पॉइंट में फोर्स आते आते वो ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, पीसेस में चेंज हो जाता है। सो डी इज नोन एज ब्रेकिंग पॉइंट। तो डी हमारा जो हो जाएगा ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसका दे सकते हैं और 4 पॉइंट में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। पहला पॉइंट हमारा होगा ओ ए, जो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। यहाँ पर ए जो होगा हमारा पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ऑफ अ बॉडी होगा, इसका नाम होगा। फिर हम डिफॉर्मिंग फोर्स, और यहाँ तक क्या होता है, इस पॉइंट ओ ए तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और हुक्स लॉ यहाँ पर प्रूव होता है। लेकिन जब हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस और बढ़ाते हैं अंडर इलास्टिक लिमिट, तो ग्राफ हमें ए और बी के फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ पे इलास्टिक जोन है क्योंकि इलास्टिक लिमिट लगी हुई है, तो ये इलास्टिक लिमिट है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, यहाँ पर नहीं होता है, ओ ए में होता है। ओ ए में प्रोपोर्शनेट होगा लेकिन यहाँ प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। लेकिन जब हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि हम बी पर और ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो होता है इलास्टिक लिमिट से बाहर हो जाता है और अपनी इलास्टिसिटी को ऑब्जेक्ट खो देता है, और सी तक पहुंचने पर वो इलास्टिसिटी कंप्लीटली एंड हो जाती है। लेकिन सी पर पहुंचने के बाद स्ट्रेस जीरो हो जाता है, देखें आप, लेकिन स्ट्रेंथ जीरो नहीं होती, अब ओ डैश हो जाती है, वहाँ ओ से ओ डैश तक हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सी पॉइंट को हम नॉमिनेट करते हैं यील्ड पॉइंट से। बी जो है हमारा जो है लिमिट पॉइंट है, लास्ट लिमिट इलास्टिसिटी लिमिट पॉइंट होता है। सी जो होता है हमारा यील्ड पॉइंट होता है। अब यदि हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस और ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट में बहुत तेज़ी से चेंज आते हैं और डी पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से टूट जाती है। सो डी इज नोन एज अ ब्रेकिंग पॉइंट। सो दिस इज द टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ। सो स्टूडेंट्स डियर, ये पॉइंट हमारा पूरा कंप्लीट होता है जहाँ पे हमने स्ट्रेस को स्ट्रेन को कंप्लीट किया, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को एक्सप्लेन किया। सो स्टूडेंट्स, इस ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन तीनों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और अगले टॉपिक्स के और दूसरे यूनिट्स के भी वीडियो आपको इस पर प्रोवाइड करा सकूँ और आप अपनी स्टडी कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड।